Okay, Namaskaram all. Today we are starting with the balance exemption list. Hopefully today we should be able to finish the exemption list given in the ICA module. So leasing services, this is another services provided by government to industries. तो जो इंडस्ट्रीज लगती है एमआईडीसी में या सीज वगैरह के एरिया में वहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज होता है। तो लॉन्ग टर्म लीज करने के टाइम पे गवर्नमेंट एक प्रीमियम चार्ज करता है। वो प्रीमियम को यहाँ पे एग्जाम किया गया है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कॉल्ड प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय व्हाटएवर नेम or by other name, okay, payable in respect of service by way of granting a long term lease. This is very important and this is multiple choice question. Long term lease means 30 years or more of a industrial plots. So MIDC or SAVE, this is what you say, okay, or plots for development of infrastructure for financial business provided by state government, industrial development corporation or undertaking, or by any entity having 50% or more ownership of a central government, state government, union territory टू द इंडस्ट्रियल यूनिट। सो ये किसने किसको दिया है, गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट एंटिटी ने जिसमें गवर्नमेंट का मोर देन 50% है, टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स और अ डेवलपर इन एनी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। चलो ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने बात कर दिया, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि गवर्नमेंट एंटिटी मतलब क्या होता है। और यहाँ पे एक नया एक्सप्लेनेशन आ गया। अभी कभी कभी क्या होता था, बिजनेस क्लास को बोला जाता था आपको 5 करोड़ अपफ्रंट देना पड़ेगा, 10 करोड़ अपफ्रंट देना पड़ेगा। तो उतना पैसा उनके पास एक टाइम पे नहीं होता था, तो वो इंस्टॉलमेंट की स्कीम को डिमांड करते थे। जबकि यहाँ पे जो लगता है देख के, अपफ्रंट अमाउंट मतलब लमसम अमाउंट देंगे तो ही एग्जामिशन होगा। तो गवर्नमेंट ने उसको क्लैरिफाई किया, नहीं 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 नहीं, ये लमसम अमाउंट तो हमने मांगा होता है। कभी कभी एसएससी या जो हमारा लेसी है वो टाइम लेता है थोड़ा। तो एग्जामिशन इज एडमिसिबल इररिस्पेक्टिव वेदर द सच अमाउंट ऑफ अपफ्रंट इज पेएबल और पेड इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड द अमाउंट इज डिटरमाइंड अपफ्रंट। अपफ्रंट मतलब अभी डिटरमाइन करो, अभी के अभी आपके साथ अग्रीमेंट हो जाएगा कि इतना इतना पे होना चाहिए। फिर आप उसको 1 मंथ में दो, वन इंस्टॉलमेंट में दो, 3-4 महीने में दो, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट करके दो, वो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलेगा। एग्जाम्पशन रखना था तो एक एग्जाम्पशन हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आपको पता होगा और आपने सुना भी होगा, तो इंडियन रेलवे जो है हमारा, इंडियन रेलवे ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर चलता है, ठीक है ना। और इंडियन रेलवे अगर आपने बहुत बार सुना होगा तो लॉसेस में चलता है, ठीक है ना, लॉसेस में चलता है। अगर आप टिकट परचेस करते हो तो टिकट में भी लिखा होता है ओनली 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इज रिकवर्ड फ्रॉम द पैसेंजर। 50% पे अगर चलेंगे, देखो यूजुअली 120%, 130% रिकवर करना चाहिए, क्योंकि तो जो कॉस्ट है उससे ज्यादा रिकवर करना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही फी चार्ज होता है पैसेंजर से। बाकी उसके अलावा उनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह का या जो लीजिंग वगैरह होता है, रेंटिंग वगैरह से भी उनका इनकम होता है छोटा मोटा, लेकिन मेन इनकम जो वो पैसेंजर सर्विसेज से है। लेकिन पैसेंजर से वो 50% से ज्यादा चार्ज नहीं करते, देयरफॉर रेलवे इज रनिंग इनटू लॉसेस। अब रेलवे को जब अपग्रेड करना होता है अपने आप को, ठीक है ना, अपग्रेड करना होता है, नए रेलवे लाने होते हैं, नए बोगीज लाने होते हैं, तो दे डोंट हैव द मनी। तो what they have done, government have incorporated one company called Indian Railway Finance Corporation. Indian Railway Finance Corporation, अगर आपने 54 EC पढ़ा होगा, 54 EC फ्रॉम कैपिटल गेन, तो वहां पे भी इसका रेफरेंस आता है। Now what is the job of Indian Railway Finance Corporation? Indian Railway Finance Corporation मार्केट में बॉन्ड इश्यू करके कैश लेता है, ओके, मार्केट में बॉन्ड इश्यू करके फंड रेज करता है। उस फंड से रेलवे के जो बोगीज होते हैं, वैगन्स होते हैं, उनको डिजाइन करता है, डेवलप करता है, अब वो लीज पे देता है इंडियन रेलवे को। इंडियन रेलवे जो लीज पेमेंट करता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, उसको यहाँ पे एग्जाम करके रखा हुआ है। तो सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट, कौन से असेट, रोलिंग स्टॉक असेट इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस, लोकोस, ठीक है ना, बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पशन था जो हमारा कल ही हो जाता, लेकिन ठीक है आज हमने कर दिया। The next exemption which is little important from examination perspective is legal services, ठीक है ना। लीगल सर्विसेज में 3 अलग अलग एंट्रीज आएंगी। अभी पहला एंट्री अपना आ रहा है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का। व्हाट इज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल? सी, इफ आई एम हैविंग अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, अपना कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं ऑडिटर हूं और आपकी कंपनी का मुझे ऑडिट मिला हुआ है, या तो मैं टीचर हो और आपने मुझे आपके कंपनी में आपके क्लासेस पे पढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, तो हमारा एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है। और अग्रीमेंट में ऐसे लिखा होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा
तो द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व बाय एन आर्बिट्रेशन, मतलब हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो डिस्प्यूट सॉल्व होते होते 10 साल 15 साल लग जाएंगे। आर्बिट्रेशन कैसे होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मे बी अ एडवोकेट, मे बी अ लॉयर, जो भी है, एक प्रोफेशनल बंदा होता है, और आप क्या करते हो, दोनों पार्टी उसको अपॉइंट करते हो, ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, ठीक है ना। ये दोनों पार्टीज की बातें सुनता है, अग्रीमेंट से गो थ्रू करता है, एंड विदाउट यूजिंग इट पर्सनल बायस, जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से जजमेंट देता हुआ है, ठीक है ना। दैट पर्टिकुलर सर्विस इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो सर्विसेज देते हैं इंडस्ट्री में, वो एग्जम्प्ट करके रखे हुए हैं टू मैक्सिमम एक्सटेंट, लेकिन बिजनेस एंटिटी को देंगे तो टैक्स करके रखा हुआ है। वैसे भी आपने आरसीएम में भी इनका नाम पढ़ा होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू, किसको दिया, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब इंडिविजुअल को दे दिया तो एग्जम्प्ट। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में का झगड़ा है, ठीक है ना, डिवोर्स के रिलेटेड का मैटर है, कितने भी करोड़ का रहने दो मैटर, ठीक है ना, फिर वो ऋतिक रोशन लेवल पे रहने दो, या अंबानी के लेवल पे रहने दो, या किसी भी मतलब बड़े बड़े से बड़े पर्सनालिटी को लेके रहने दो, और डिस्प्यूट करोड़ों का रहने दो, या लाखों का रहने दो, या हजारों का रहने दो, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल को पर्सनल नेचर में जो सर्विस दी गई है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसका ये मतलब भी होता है कि अगर आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को दोगे तो टैक्स लग जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो प्राइमा फेसी अंडरस्टैंडिंग अपना यही होता है कि अगर हम बिजनेस एंटिटी को सर्विस देंगे तो वो हो जाएगा टैक्सेबल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वी डोंट वांट टू हर्ट स्मॉल बिजनेस एंटिटी जो अनरजिस्टर्ड होती है, अननेसेसरीली आरसीएम में आ जाएंगी तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्सक्लूडेड इवन स्मॉल बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अ चार्जेबिलिटी। देखो क्या बोलता है सेकंड पॉइंट में, बिजनेस एंटिटी को भी हमने एग्जम्पशन दे दिया, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। अब ये अमेंड होके 10 लाख 20 लाख कट हो चुका है, और स्पेसिफाइड लिमिट आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका क्या मतलब होता है, if a business if arbitral tribunal is providing services to business entity which is a chotu business entity means it has not crossed threshold limit, और अमेंडमेंट में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, अमेंडमेंट्स में एकदम क्लियरली अभी लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 45 अमेंड करके क्या लिखा गवर्नमेंट ने, कि पहले यहाँ पे 20 लाख एंड 10 लाख लिखा था, लेकिन अभी लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू such amount in a preceding financial year as it makes eligible for exemption from registration under section 22। तो रजिस्ट्रेशन से एग्जाम, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लिमिट है, अभी 40 लाख का भी लिमिट है, 20 लाख का लिमिट भी है, 10 लाख का लिमिट भी है, सो वी डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, देयरफॉर दे हैव रिटन इट इन सच अ वे दैट इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विस दे रहा है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। तो गवर्नमेंट एंटिटीज वगैरह को आप सर्विस दोगे तो वैसे भी वहां पे आरसीएम लग के, ये लोग तो अपने सर पे टैक्स की लायबिलिटी लेने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने क्या बोल दिया, चलो यहाँ पे आरसीएम है ना, हमको एक काम कर दो, एग्जम्प्ट ही कर दो, ठीक है, हमको टैक्स नहीं भरना है। ओके, ये तो हो गया आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की बात। अब बात करेंगे एडवोकेट्स की, ठीक है ना। Now I don't know what advocate have done that chartered accountant, cost accountant, company secretaries have not done for the country, ठीक है ना। एडवोकेट ने ऐसा क्या स्पेशल किया जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर लोगों को एग्जम्प्ट रखा हुआ है। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर मतलब यहाँ पे एडवोकेट्स को एग्जम्प्ट रखा हुआ है, लेकिन इंजीनियर्स को टैक्सेबल रखा हुआ है, सीएमए को टैक्स रखा हुआ है। तो हमने भी देश के लिए कुछ ना कुछ किया ही है, एडवोकेट्स भी अपना कुछ ना कुछ काम करते ही है, बट आई बिलीव दे डोंट वांट जस्टिस टू बिकम कॉस्टलियर, ठीक है ना। क्योंकि देखो, इंसान जब सीएमए के पास जाता है तो खुशी खुशी जाता है, अपनी कंप्लायंस कराने के लिए जाता है, लेकिन एडवोकेट के पास जब जाता है तो ही इज ऑलरेडी इन पेन, एंड गवर्नमेंट डोंट वांट टू पुट अ जीएसटी ऑन हिज पेन। दिस कैन बी अंडरस्टैंडिंग, एंड देयरफॉर एडवोकेट की जो सर्विसेज है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक उन्होंने एग्जम्प्ट करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एडवोकेट, तो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, अदर देन सीनियर एडवोकेट, क्योंकि सीनियर एडवोकेट के लिए अलग से एग्जम्पशन है, तो इसको यहां से निकाल दो। एंड एडवोकेट, तो इसने सर्विस, लीगल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह नहीं, लीगल सर्विसेज, लॉ की रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है ना। लीगल सर्विसेज दी है, किसको दी है इसने,
to an advocate or a partnership firm or advocate providing legal services. मतलब भाई भाई एडवोकेट से एडवोकेट को सर्विस दिया एग्जेम्प्ट, एडवोकेट से एडवोकेट सर्विस दिया एग्जेम्प्ट, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एडवोकेट ने किसी भी इंडिविजुअल को सर्विस दिया फॉर हिज पर्सनल मैटर पूरा एग्जेम्प्ट, कितना भी वैल्यू होने दो। बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो टैक्सेबल लगता है, लेकिन फिर वही बात छोटू बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, स्मॉल बिजनेस एंटिटी वी हैव टू एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। अब बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख और 10 लाख, अभी ये हो जाएगा सच अमाउंट, as per amendment it will become such amount, ठीक है ना। in a preceding financial year as it makes eligible for exemption from registration, तो वो सच अमाउंट यहाँ पे exempt हो गया। या सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, इनको अगर दे दिया तो लीगल सर्विसेज को भी यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया है। अब सीनियर एडवोकेट और नॉर्मल एडवोकेट में क्या फर्क है? सीनियर एडवोकेट मतलब ही स्पेशलाइज इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द एक्ट, और वो बार काउंसिल मेंबरशिप वगैरह जो होता है वो लोग, वो एक डिग्री है, एक पोजीशन है जो वहां पे मिलता है। तो सीनियर एडवोकेट को सारे एग्जम्पशन सेम है, बाकी सारे एग्जम्पशन है, लेकिन जो एडवोकेट टू एडवोकेट है वो नहीं है। आप जरा समझने का ट्राई करो। जो नॉर्मल एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट है, वो एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को अगर सर्विस दिया तो एग्जम्प्ट हो गया। मोस्टली केसेस में क्या होता है, जूनियर एडवोकेट जो होते हैं वो सीनियर एडवोकेट को असिस्ट करते, अपना सर्विस देते, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जूनियर टू सीनियर एग्जम्प्ट। लेकिन सीनियर से जूनियर यूजुअली सर्विस नहीं आता, आप ऐसे याद रखो, या सीनियर से सीनियर सर्विस यूजुअली नहीं जाता, ऐसे याद रखो। तो सीनियर एडवोकेट को एडवोकेट टू एडवोकेट का एग्जम्पशन नहीं मिला हुआ है। दिस एग्जम्पशन इज गिवन ओनली टू द जूनियर एडवोकेट और नॉर्मल एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी उन्होंने बात की है। सर ये लीगल सर्विस का डेफिनेशन एक बार देख लो। लीगल सर्विस मींस एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंट इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ in any manner and includes representational services before any court, tribunal या authority, ठीक है ना। आपकी टीचर अगर लॉयर और आपको लॉ पढ़ाने के लिए आती है तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं, क्योंकि वो लीगल सर्विस नहीं है। कल एडवोकेट अगर अपना कोई होटल या रेस्टोरेंट चालू करता है तो वो एग्जाम नहीं होगा, एडवोकेट एग्जाम नहीं है, एडवोकेट की लीगल सर्विसेज एग्जाम है। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना। एबिलिटी इन स्टैंडिंग एट अ बार एंड स्पेशल नॉलेज जिसको होता है उसको सीनियर एडवोकेट बोला जाता है, वो जाने दो। यहाँ पे उन्होंने चार्ट बना के दिया हुआ है, आप चार्ट भी पढ़ सकते हो। आई एम मूविंग अहेड विद अनदर सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप की बात हमने पहले भी की थी, और स्पॉन्सरशिप भी आरसीएम में है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है। आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर आल्सो कि अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जिस एंटिटी का आपने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है उस एंटिटी को टैक्स लगेगा। जैसे आईपीएल में वोडाफोन सुपर फैन वगैरह ऐसा कुछ वो निकालते हैं, या आईपीएल की कोई टीम है जो वोडाफोन का टी शर्ट पहन के अगर मैच खेलती है, एमआरएफ का बैट यूज करके मैच खेलते हैं, तो ये जो प्लेयर है इनको टैक्स नहीं भरना। ये जो एंटिटीज है जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइज कर रही है या ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, इनको टैक्स नहीं भरना है। टैक्स भरना है उन एंटिटीज को जो एंटिटी यहाँ पे एडवर्टाइज करा रही है, बिकॉज दे आर हैविंग गोइंग कंसर्न, दे आर हैविंग एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। इवेंट वाले तो क्या है, आज है कल नहीं है। तो दिस इज द रीजन व्हाई स्पॉन्सरशिप इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन बात यहाँ पे हुई है कि कुछ स्पॉन्सरशिप हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप मिले और यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट मिले, ताकि ये जो लोग हैं इनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। देखो आईपीएल में तो स्पॉन्सरशिप देने के लिए लाइन लगी पड़ी है, लेकिन जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस हो रहे हैं, ठीक है ना, जो अपने कॉलेज लेवल पे मैच हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैच हो रहे हैं, जो स्पोर्ट्समैन अभी बाहर आके अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। अगर आपने धोनी का जो मूवी देखा होगा, फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए बेचारे ने कितना मेहनत किया था, ठीक है ना, तो वो आपको याद आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कुछ स्पॉन्सरशिप को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है क्योंकि इनकरेज कर रहा है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन, तो नेशनल लेवल स्पोर्ट्स फेडरेशन होगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। where the participating teams or individual represent any district, any state, any zone or any country, ठीक है ना। तो अगर आप देश के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, जोनल लेवल पे, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया लेवल पे अगर आप मैच खेल रहे हो तो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है ना। ओके, the next sponsorship item is a sponsorship service provided by Association of Indian Universities, Inter University Sport Board,
स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ, पैरालंपिक पता है आपको, जो हैंडीकैप या स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनका जो ओलंपिक होता है उसको पैरालंपिक बोलते हैं। कमिटी ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत, बाय अ सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चर एंड स्पोर्ट बोर्ड, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और लास्ट वाला जो ग्रामीण लेवल तक भी जा चुका है, रूरल एरिया तक जा चुका है, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। तो इन सारे इवेंट्स में इफ यू प्रोवाइड अ स्पॉन्सरशिप सर्विस तो इसको गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी अदर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे दिया, अदर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे दिया तो आपको लगेगा टैक्स रेसिपिएंट को अंडर आरसीएम, ठीक है ना, रिवर्स मैकेनिज्म यहाँ पे टैक्स लगता है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। The next theory that we are having here is skill development services. Now, government of India has started focusing more on developing skill rather than educating the student. और नया जो पॉलिसी अभी आया हुआ है, आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, अगर नया पॉलिसी पता होगा, जो 2021 से एक्सपेक्टेड है इंप्लीमेंट होना, उसके अपोजिशन में लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को अभी ना ओल्ड सिस्टम में से बाहर नहीं आना है। ओल्ड सिस्टम इज वेरी करप्ट, ठीक है ना, और यू आर द आउटकम ऑफ ओल्ड सिस्टम। आपको खुद को पता है कि आपको चीजें पता तो है लेकिन करनी नहीं आती, एंड दैट्स अ प्राइमरी इशू दैट गवर्नमेंट हैव आइडेंटिफाई कि लोगों को पता तो बहुत कुछ है बट करने कुछ नहीं आता, एंड देयरफॉर वी हैव टू डेवलप स्किल्स, और स्किल्स ओरिएंटेड अभी एजुकेशन चालू होना जरूरी है। स्किल एजुकेशन जो दिया जाता है वो आईटीआई वगैरह के जैसे पहले डेडिकेटेड कॉलेज में दिया जाता था, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि स्कूल लेवल तक आपको लाना पड़ेगा। In that regard also, government is going to make a lot of amendments in the direct tax as well as indirect tax law. फिलहाल जो अपना चलता है आईटीआई की जो स्कीम चलती है, जो एनएसडीसी के अंदर चलती है, उसको उन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट, तो ये एनएसडीसी जो है ना, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एनएसडीसी, ठीक है ना, एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड असेसमेंट एजेंसी, असेसमेंट एजेंसी मतलब समझते हो, जहाँ पे आपका पेपर चेकिंग वगैरह होगा या आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाने बोलेंगे, चलो ठीक है अभी मोबाइल रिपेयर करा के दिखाओ, कंप्यूटर रिपेयर करा के दिखाओ, एसी रिपेयर करा के दिखाओ, जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा वहां पे आपको लेके जाके करा के दिखना पड़ेगा। असेसमेंट एजेंसी को भी यहाँ पे बाय सेक्टर स्किल काउंसिल या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो होगा, उसके जो ऑथोराइज असेसमेंट एजेंसीज होंगी उनको एग्जाम करके रखा हुआ है। ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेक्टर स्किल काउंसिल, तो ट्रेनिंग पार्टनर भी होती है, कुछ प्राइवेट एंटिटीज भी है जो इनके साथ पार्टनरशिप करती है। इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स अंडर द नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम एंड एनी अदर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर आप समझ रहे हो ना, एनएसडीसी ने जो भी स्कीम निकाले हुए हैं उसके अंदर अगर आप लोगों की स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपकी जो सर्विसेज होगी वो आपको एग्जाम करा दिया जाएगा, ठीक है ना। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज इम्पैनल सेंट्रली बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट करना मतलब आपका एग्जाम लेना, प्रैक्टिकल्स लेना, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्शन दिया हुआ है। जो भी प्राइवेट बॉडी जो इम्पैनल्ड होगी उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, उनको भी यहाँ पे उन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। एक पुराने अपने महान पर्सन होकर जा चुके इंडिया में, दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम पे एक ग्रामीण कौशल्य स्कीम निकाला था। कौशल्य मतलब स्किल डेवलपमेंट, तो वही है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसमें बांबू से कुछ चीजें बनाना सिखाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखाया जाता है ताकि उनको रोजी रोटी मिले, ठीक है ना। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी अंडर Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana, implemented by Ministry of Rural Development, Government of India, by way of offering skills, vocational training courses certified by National Council for Vocational Training। तो ये यहाँ पे बातें आपको हो गई है। स्किल डेवलपमेंट को लेके एक दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है कहीं ना कहीं पे। ये देखो, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, Industrial and Technical Consultancy Organization of Tamil Nadu Limited is accredited
फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट, अभी अभी हमने वर्ड पढ़ा, फॉर अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अंडर एसडीए स्कीम। तो इन्होंने क्या बोला देखो, फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ जैन। तो स्किल डेवलपमेंट सर्विस, देखो स्किल डेवलपमेंट सर्विस यहाँ पे बोला नहीं कि वो एनएसडीसी से अप्रूवल लिया हुआ है, तो ये नॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती होंगी, ठीक है ना। स्किल असेसमेंट एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन अंडर एसडीआई फॉर 20 लाख 25 लाख। तो यहाँ पे जो असेसमेंट है ना, एम्पावरमेंट जो एजेंसीज होती है उनको खाली असेसमेंट के रिलेटेड एग्जाम्शन दिया गया है, तो ये आइटम तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज ये टैक्सेबल हो जाएगा। फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी, नोट ITCOT is a registered person under GST law और applicable GST rate 18% उन्होंने बोल दिया स्किल डेवलपमेंट पे होता है। तो ये देखो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज ये टैक्सेबल हो गया क्योंकि एग्जाम नहीं था। असेसमेंट का क्योंकि इनका इंपेलमेंट हुआ था असेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जाम्पशन कर दिया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट टैक्सेबल हो गया, तो 80 लाख टैक्सेबल हो जाता है, 80 लाख का 18% 14.4 यहाँ पे उन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। दैट्स ऑल, एक ही क्वेश्चन था स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, उससे ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, बन भी नहीं सकते, तो उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है एंट्री नंबर 78। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइटम में आता है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। वॉट एवर आई एम मार्किंग एज इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट। तो सर्विस बाय एन आर्टिस्ट, दुनिया में आर्टिस्ट लोगों की कमी नहीं है, आपने भी शायद थोड़ा छोटा मोटा आर्टिस्ट छुपा होगा, लेकिन कौन सा आर्टिस्ट है, बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना, इन फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म। तो आप समझ रहे हो ना, आप जो नागिन डांस करते हो या जो गणपति विसर्जन आप करते हो, वो एग्जम्प्ट नहीं है यहाँ पे। अगर आप क्लासिकल डांस करते हो, भरतनाट्यम वगैरह जैसा कुछ, तो यहाँ पे आप एग्जम्प्ट हो जाओगे। तो आप आर्टिस्ट हो, लेकिन आपको एक क्लासिकल म्यूजिक बात करनी है, डांस क्लासिकल करना है, थिएटरिकल परफॉर्मेंस जो क्लासिकल करना है, वो एग्जाम्प्ट होगा अगर आपने कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन 1,50,000। कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन 1,50,000। अगर एक परफॉर्मेंस करने के लिए आप कंसिडरेशन नॉट मोर देन 1,50,000 लोगे, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। आपको नहीं लग रहा जो 1,50,000 के नीचे चार्ज कर रहा है वो अभी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है? यस और नो? क्या लग रहा है आप लोगों को? जल्दी रिप्लाई दो। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, क्या आपको लग रहा है जैसे अरिजीत सिंह वगैरह हो गया, क्या आपको लगता है वो 1.5 लाख के नीचे आएंगे आपके यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए? हेलो, नहीं आएंगे, ठीक है ना। लता मंगेशकर वगैरह आप ऐसे लोगों को नहीं बुला सकते, दैट इज आउट ऑफ योर बजट, ठीक है ना। लेकिन जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, जो 10,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, उनको हमने यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया हुआ है। अगर आपका 1,50,000 से ज्यादा होगा, तो अगर कोई आर्टिस्ट है जिसने 1,70,000 चार्ज किया, तो क्या होगा, जल्दी बोलो, तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल? तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल फिर? 20,000 टैक्सेबल की पूरा 1,70,000 टैक्सेबल? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना। वो यहाँ पे उन्होंने क्लियरिफाई किया, क्योंकि ये नॉट मोर देन 1,50,000 इज द कंडीशन, ये लिमिट नहीं है। अप टू यूजुअली लिखा होता है तो वहां पे लिमिट होता है, लेकिन ये कंडीशन है, नॉट मोर देन 1,50,000 बोला, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर 1,50,000 से ज्यादा होगा तो एंटायर कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, ठीक है ना। बाकी ऑल अदर वेस्टर्न फॉर्म्स विल बी टैक्सेबल, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, मॉडर्न थिएटर्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, टीवी सीरियल में काम करना हो गया, ये सब टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप उन्होंने क्या, एक्टिविटीज लाइक स्टील आर्ट, स्टील आर्ट मतलब पेंटिंग, स्कल्पचर्स या स्कल्पचर मेकिंग वगैरह, वो सब आप करोगे, वो भी टैक्सेबल हो जाता है। ये क्लैरिफिकेशन है जिसकी बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है हेमा मालिनी इज अ फेमस भरतनाट्यम डांसर, आपको पता है? शी इज वेरी फेमस भरतनाट्यम डांसर। और शोले मूवी में अगर आपने उसका शोले मूवी का डांस देखा होगा या डायलॉग सुना होगा, तो आपको पता भी चलेगा कि शी इज वेरी famous Bharatnatyam dancer. I'm not joking, I'm seriously saying this. At the same time, she is the brand ambassador of Kent RO. Kent RO करके एक कंपनी, जहां पे वो ब्रांड एम्बेसडर, आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, शुद्ध वाटर, देखा है क्या, वाटर प्योरीफायर? क्या उस एड में वो भरतनाट्यम डांस कर रही है? इज शी परफॉर्मिंग भरतनाट्यम डांस इन दैट एड? नहीं। तो क्या लगता है आपको, किसी आर्टिस्ट को अगर ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे तो टैक्सेबल रखना चाहिए कि एग्जाम रखना चाहिए? जहां पे वो अपना स्किल नहीं दिखा रहा है, आर्ट फॉर्म नहीं दिखा रहा है, खाली इंडोर्समेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे पुश कर रहा है, क्या लग रहा है आपको, टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जाम्प्ट होना चाहिए? टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल है।
ये फुल्ली टैक्सेबल है। ब्रांड एम्बेसडर बनोगे तो फुल्ली टैक्सेबल है। आर्टिस्ट की ज्यादा भी लाड नहीं की है गवर्नमेंट ने, बोला है ठीक है चलेगा। तो ये यहीं पे कहीं पे था, आर्टिस्ट की बात भी यहीं पे कहीं की गई है। Example, Mr. Nawab, a performing artist, provide the following information relating to March. क्लासिकल डांस की है, जल्दी बोलो, जहां पे 98,000 है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? क्लासिकल डांस किया है, 98,000 चार्ज किए, एग्जेम्प्ट। चलो ठीक है। टेलीविजन सीरियल, टीवी में काम किया है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? अमाउंट तो देखना ही नहीं है यहाँ पे, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, जल्दी बोलो। टीवी में काम किया, टीवी में काम किया, टीवी सीरियल में काम किया, टैक्सेबल। सर ब्रांड एम्बेसडर, जल्दी बोलो फटाफट, ब्रांड एम्बेसडर बना, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? ये भी टैक्सेबल। कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये कोचिंग का अभी तक आया नहीं, भी आएगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटी पढ़ाना वगैरह, अगर या शायद इसके पहले जा चुका है अपना। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा तो टैक्स लगता है, लेकिन अगर मैं आपको भरतनाट्यम डांस पढ़ाता तो एग्जम्प्ट हो जाता। ठीक है ना, तो ये एग्जम्प्ट है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी पढ़ाना एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। एक्टिविटीज इन स्कल्पचर मेकिंग, स्कल्पचर मेकिंग अभी हमने बता, स्टील आर्ट अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये टैक्सेबल हो जाता है। परफॉर्मेंस इन वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न डांस करोगे तो डांस इंडिया डांस वगैरह, या वो क्या था ना, टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह में जाओगे तो क्या हो जाएगा? वेस्टर्न डांस परफॉर्म किया आपने, टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट? वेस्टर्न डांस, हिप हॉप वगैरह कर रहे हो आप, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो फटाफट आंसर देख लो। रिसिप्ट इज लेस देन इक्वल टू 1,50,000 है, और ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है वो ऐसे भी एग्जाम थी, तो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्शन दे दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट फ्यू एग्जाम्शन। अभी लॉग आउट होने वाला है, तो आगे का मैं चालू करके मतलब नहीं है। सो वी विल डू दी नेक्स्ट एग्जाम्शन इन नेक्स्ट राउंड। 11:40 हो रहा है, प्लीज ज्वाइन मी एट 11:45। ठीक है ना, प्लीज रीज्वाइन मी एट 11:45। जो एंट्रीज मैंने अभी भी पढ़ा है, आप जरा मार्किंग करके रख लो अपने मॉड्यूल में से।